साल 2008 के मई महीने में नोएडा में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। यह घटना थी नोएडा की डबल मर्डर केस। इस डबल मर्डर में एक थी 14 साल की बच्ची आरुषि तलवार और दूसरा था उसी के घर का नौकर हेमराज बंजारा। यह घटना देखते ही देखते हाई प्रोफाइल बन गया। नोएडा पुलिस ने 14 दिनों तक इस केस को हैंडल किया और उसके बाद इस केस को सीबीआई को सौंप दी गई। इस घटना ने सीबीआई के साथ साथ इस देश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए और सवालों के घेरे में भी आए आरुषि के माता पिता डॉक्टर राजेश और डॉक्टर नुपुर तलवार। आज 14 साल बाद भी इस केस की स्थिति ऐसी है कि सरेआम 2 कत्ल होने के बाद भी अपराधी कोई नहीं था, सजा किसी को नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ, आइए देखते हैं आज के क्राइम टेलीकास्ट में। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन था इस घटना के पीछे। दिल्ली से सटे नोएडा के जलवायु विहार के सेक्टर 25 में एक फैमिली रहती है जिसमें 4 लोग थे। उनका नाम था डॉक्टर राजेश तलवार, उनकी पत्नी डॉक्टर नुपुर तलवार। ये दोनों डेंटिस्ट है और नोएडा में ही क्लिनिक चलाते हैं। दोनों दंपति की एक 14 साल की बच्ची थी जिसका नाम था आरुषि तलवार और साथ में एक और आदमी था जिसका नाम था हेमराज बंजारा, जो उस घर का नौकर था और उसी अपार्टमेंट के उसी फ्लैट में रह रहा था। 16 मई 2008 की सुबह जब राजेश और नुपुर सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी अपने रूम में बिस्तर पर लेटी है, जिसका गला कटा हुआ है, वह खून से लथपथ हो चुकी है और मर चुकी है। इसके बाद वो लोग घर के नौकर को आवाज़ देते हैं, लेकिन वह भी कुछ जवाब नहीं देता है। ढूंढने के बाद पता चलता है कि हेमराज घर पर है ही नहीं। उसके बाद तलवार दंपति पड़ोसियों को बुलाते हैं और पुलिस को फ़ोन करते हैं। यूपी पुलिस घर पर आती है और सीधा सा केस बनता है कि नौकर ने घर के बच्ची का मर्डर किया है और वह भाग गया है। यूपी पुलिस आनंद फानंद में नोएडा में रह रहे हेमराज के रिश्तेदारों को पता लगाती है और उनको लेकर नेपाल चली जाती है हेमराज की तलाश में। 16 मई 2008 को ही आरुषि का पोस्टमार्टम हो जाता है और उसी शाम उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है और उसके अस्थियों को लेकर राजेश और नुपुर तलवार हरिद्वार के लिए निकल जाते हैं और जाते जाते पुलिस को यह बता जाते हैं कि घर के छत पर कोई तलाशी नहीं हुई है, अगर हो सके तो वहां की भी तलाशी ले ली जाए जिससे कि कुछ सबूत मिल सके। उसी समय राजेश के घर पर यूपी पुलिस के एक रिटायर्ड ऑफिसर के गौतम कहते हैं कि राजेश की घर की तलाशी तो ले ली, अब घर की छत पर भी तलाशी ले ली जाए। जब छत की तरफ जांच की टीम जाती है तो सीढ़ी के रेलिंग पर खून के धब्बे लगे होते हैं और जो छत पर दरवाज़ा लगा था उसमें ताला लगा हुआ था और दरवाजे के हैंडल पर भी खून के धब्बे लगे हुए थे। जब उस ताले को तोड़कर छत पर जाया गया तो वहां भी एक बॉडी मिली। पुलिस ने शिनाख्त के लिए राजेश तलवार को फ़ोन किया, जो उस समय हरिद्वार के लिए निकल चुके थे और वो अभी रास्ते में ही थे। पुलिस ने उनसे कहा कि वो पहले वापस आए और लाश की शिनाख्त कर ले। राजेश और नुपुर दोनों वापस आए। पहले तो उन्होंने उस लाश को पहचानने से इनकार कर दिया, फिर घर की नौकरानी ने पहचाना कि वो लाश हेमराज की ही है। जो केस अब तक ओपन एंड शट था, अब पूरा का पूरा 360 डिग्री घूम चुका था। घर का वो नौकर जिसे अपराधी डिक्लेयर कर दिया गया, वो खुद घर के छत पर मरा पड़ा था। अब क्या? अब इस डबल मर्डर का इल्ज़ाम किसके सर लगने वाला था, आइए जानते हैं आगे के इस वीडियो में। इन दोनों लाशों को बरामद होने के बाद अब शुरू होता है द गेम्स ऑफ अल्टीमेट थ्योरीज का। यूपी पुलिस ने अपना थ्योरी दिया कि 14 साल की उस बच्ची और 45 साल के नौकर के बीच अनैतिक संबंध थे, जिसके बाद राजेश और नुपुर ने उन दोनों को मार डाला। उन दोनों का मर्डर एक ही तेज धार हथियार से किया गया था, जो कि सर्जिकल ब्लेड हो सकता है, क्योंकि दोनों को एक ही तरह से गला काटा गया है। इस तरह से राजेश और नुपुर दोनों आरोपी हो गए और पुलिस ने इसके पीछे कुछ सबूत भी दिए जो इस तरह के थे। नंबर 1, घर अंदर से लॉक था जिससे बाहर से कोई आ जा नहीं सकता था, तो बाहरी आदमी होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। नंबर 2, घर के अंदर डाइनिंग टेबल पर
शराब की एक बोतल रखी गई थी जिस पर हेमराज और आरुषि दोनों के ब्लड के निशान थे। ऐसा कहा गया कि डॉक्टर राजेश तलवार ने दोनों को मारने के बाद डाइनिंग टेबल पर बैठकर शराब पिया। सबूत नंबर 3, अगर कोई इस घटना को अंजाम देता तो शोर शराबा होता जिससे कि राजेश और नुपुर तलवार कमरे से बाहर आते, जो कि ऐसा नहीं हुआ। नंबर 4, 16 मई को राजेश तलवार ने पुलिस से कहा कि वह यहाँ पर टाइम व्यस्त न करे, वह हेमराज को पकड़ने के लिए नेपाल जाए। वह पुलिस को इसकी खर्चा भी देने के लिए तैयार था। इस बात पर पुलिस ने माना कि राजेश पुलिस का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। सबूत नंबर 5, इस घटना से कुछ दिनों पहले हेमराज एक सोशल वर्कर उषा ठाकुर के पास गया और बोला कि उसकी जान को खतरा है। उसने बताया था कि राजेश तलवार ने उससे कहा है कि घर की कोई भी बात अगर बाहर गई तो वह उसे जान से मार देगा। इन सबूतों के आधार पर यूपी पुलिस ने राजेश और नुपुर तलवार को दोषी ठहराया था। साथ ही आरुषि और हेमराज के घाव के निशान भी एक जैसे थे, जिसे या तो गोल्फ स्टिक से काटा गया था या फिर किसी सर्जिकल ब्लेड से। ये कट किसी प्रोफेशनल के थे। राजेश गोल्फर भी है और डेंटिस्ट भी, इसी वजह से राजेश अपराधी है, ऐसा यूपी पुलिस का मानना था। इसके बाद दिल्ली पुलिस भी इसमें शामिल हो गई थी। 22 मई को आईजी गुरदर्शन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें एक अलग ही कहानी सुनाए। उनके अनुसार राजेश का किसी महिला के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जो कि हेमराज जान गया था, इसलिए राजेश ने उसे मार दिया। घटना वाली रात राजेश हेमराज को इसी बात पर डिस्कस करने के लिए छत पर ले गया था और बात बिगड़ते देख उसे वहीं मार डाला। इसके बाद राजेश नीचे आया और देखा कि आरुषि सब कुछ जान गई है, तो वह उसे भी मार डाला और बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठकर शराब पिया। इसके बाद राजेश और नुपुर तलवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और दोनों को डासना जेल में रखा गया। इसके अगले ही दिन 23 मई को आईजी गुरदर्शन सिंह ने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस बार वह बोले कि राजेश का उसी का एक फैमिली फ्रेंड अनीता दुर्रानी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जिसका आरुषि विरोध कर रही थी। घटना वाली रात को राजेश 9:30 बजे बाहर गया था और 11:30 बजे वह घर पर लौटा तो देखा कि आरुषि और हेमराज आपत्तिजनक अवस्था में थे, इसलिए दोनों को मार डाला और उसके बाद टेंशन कम करने के लिए विस्की पिया। इन सब के बाद डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार ने कहा कि पुलिस बेवजह हमें परेशान कर रही है और ज़बरदस्ती केस में फंसा रही है, इसलिए इस केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र किया जाए। इसके बाद 31 मई 2008 को इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया। जब सीबीआई इस केस की जांच करती है तो यहाँ से भी बिल्कुल एक अलग ही एंगल निकल कर आता है। कौन सा है यह एंगल, आइए जानते हैं आगे की कहानी में। सीबीआई की जांच का एंगल शुरू से ही फैमिली से हटकर नौकरों पर चली जाती है। सीबीआई नौकरों की कनेक्शन ढूंढने लगती है। तब जाकर सीबीआई को पता चलता है कि उनके पड़ोस के एक घर में भी नेपाल का एक नौकर है जिससे हेमराज के अच्छे संबंध थे। उस नौकर का नाम था कृष्णा थेडराय। इसी पूछताछ में 2 और नाम सामने आए, राजेश तलवार का पड़ोसी पुनीश टंडन के नौकर विजय मंडल का और राजेश का फैमिली फ्रेंड अनीता दुरानी का नौकर राजकुमार शर्मा का। यूपी पुलिस ने केस में एक ही नौकर का जिक्र किया था, जो था हेमराज बंजारा, जो अब सीबीआई के पास आकर ये 4 हो गए। हेमराज बंजारा, उसी का पड़ोसी कृष्णा थेडराय, राजकुमार शर्मा और विजय मंडल। इस समय तक जितने भी थ्योरी चल रही थी वो थी यूपी पुलिस की और अब थ्योरी सामने आने लगी सीबीआई की। उस समय तक पुलिस भी कंफर्म नहीं थी और राजेश तलवार को आरोपी मानकर थ्योरी दे रहे थे और अब सीबीआई भी कंफर्म नहीं थी, लेकिन फिर भी नौकरों को आरोपी मानकर थ्योरी दे रही थी। सीबीआई के अनुसार हेमराज, कृष्णा, विजय मंडल और राजकुमार शर्मा उस दिन हेमराज के साथ उसी के रूम में शराब पिए और आरुषि को हेरेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन हेमराज के विरोध के बाद बाकी तीनों ने उसे छत पर ले जाकर मार दिया और फिर कोई सबूत न बचे, इसके लिए आरुषि को भी मारकर फरार हो गए। लेकिन यह थ्योरी तो और भी बेकार निकली, क्योंकि जैसा सीबीआई ने बताया उसके अनुसार तो घर में हड़कंप मच जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था।
फिर भी नौकरों वाला एंगल सामने आने के बाद राजेश और नुपुर तलवार को 12 जुलाई 2008 को जमानत मिल गई। इसके बाद अब बारी आई नौकरों की नार्को टेस्ट की, जिसे बार बार किया गया लेकिन कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा। जब उन नौकरों के मालिक से पूछताछ की गई, इसके बाद कुछ और ही बात सामने आई। एक नौकर कृष्णा का मालिक ने बताया कि वह मर्डर वाली रात घर पर ही था और वह कहीं नहीं गया था। पीजे मंडल के मालिक ने भी यही बात बताई कि वह उस रात घर पर ही था और वह भी कहीं नहीं गया था। राजकुमार शर्मा के मालिक अनीता दुर्रानी ने कहा कि उस रात वो मेरे हस्बैंड के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मुझे रिसीव करने आया था और रात 11:30 बजे तक हम लोग खाना खा रहे थे। इसके बाद रात 12:30 बजे वह सोने के लिए चला गया। हालांकि अनीता दुर्रानी ने यह भी कहा कि उसका बाथरूम बाहर है, इसलिए वह बाहर भी जा सकता है, लेकिन उसी अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि राजकुमार बाहर गया ही नहीं था। तो इस तरह से नौकरों वाली थ्योरी भी यही दम तोड़ चुकी थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब तक सीबीआई के हाथ भी अभी तक कुछ खास नहीं लगा था। इसके बाद सीबीआई की दूसरी टीम गठित की गई, लेकिन यहाँ भी निष्कर्ष 0 ही निकला। सीबीआई की दूसरी टीम ने यूपी पुलिस की थ्योरी को सच मानते हुए राजेश और नुपुर को ही दोषी बनाया। सीबीआई ने कुछ दलीलें दी जो कुछ ऐसी थी। नंबर 1, आरुषि की लाश को ढकने और उसके प्राइवेट पार्ट को साफ करने कोई दूसरा नहीं आएगा। सबूत नंबर 2, हेमराज की हत्या के बाद उसकी लाश को छत पर कैसे पहुंचाया गया जबकि छत का ताला बंद था। सबूत नंबर 3, सीबीआई के मुताबिक किसी भी बाहरी व्यक्ति के घर में अंदर आने के सबूत नहीं मिले थे। सबूत नंबर 4, हेमराज की लाश को छत पर पहुंचाने के बाद राजेश ने छक्कर शराब पी और सबूत मिटाए। इन्हीं सबूतों के आधार पर 25 नवंबर 2013 को सीबीआई की विशेष अदालत ने राजेश तलवार और नुपुर तलवार को धारा 302/34 के तहत उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इसके अलावा दोनों को सबूत मिटाने के लिए धारा 201 का भी दोषी पाया और 5-5 साल की सज़ा सुनाई। अदालत के अनुसार अब नुपुर और राजेश को पूरी उम्र जेल में ही काटना होगा। राजेश तलवार ने सीबीआई के इस फैसले को जनवरी 2014 में प्रयागराज हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। कोर्ट ने सीबीआई की दलील देखी तो उसे बकवास करार दिया। जज ने कहा कि इसमें सिर्फ कहानियां हैं, सबूत कहाँ हैं। कोर्ट ने जो दलीलें दी आप उसे भी देखिए। दलील नंबर 1, हत्याकांड में प्रयोग की गई गोल्फ स्टिक और सर्जिकल ब्लेड कहाँ हैं और वह अभी तक बरामद क्यों नहीं हुई। दलील नंबर 2, हेमराज के खून के धब्बे राजेश और नुपुर के ऊपर क्यों नहीं मिले। दलील नंबर 3, राजेश और नुपुर से अलग अलग पूछताछ हुई लेकिन कोई अंतर नहीं मिला। दलील नंबर 4, राजेश और नुपुर के नार्को टेस्ट में भी कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे कि यह दोषी साबित हो पाए। प्रयागराज हाई कोर्ट के जस्टिस BK नारायण और जस्टिस AK मिश्रा के खंडपीठ ने 16 जनवरी 2017 को सीबीआई के फैसले को पलट दिया और इस तरह राजेश और नुपुर तलवार बरी कर दिए गए। लेकिन इन्हें निर्दोष नहीं बताया गया बल्कि इन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट का फ़ायदा मिला, यानी कि 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। यही वाला नियम राजेश और नुपुर के ऊपर लागू हो गया। प्रयागराज हाई कोर्ट के फैसला सीबीआई को अपनी हार लगी। सीबीआई ने फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दे दी। अपील का माध्यम बनाया हेमराज की पत्नी को। 10 अगस्त 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली। अब तक इस केस पर लगातार सुनवाई हो रही है और फैसले का इंतजार आज भी है। इस केस के दौरान बार बार एक नाबालिग बच्ची जो कि अब इस दुनिया में नहीं थी, उसके करैक्टर पर सवाल खड़े किए गए और मीडिया भी इस बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही थी। इसलिए आरुषि के सम्मान में एक कैंडल मार्च भी निकाला गया कि कम से कम अब तो उस बच्ची को छोड़ दो, वह अब इस दुनिया में नहीं है। इस केस में और भी बहुत सारे मुद्दे उछाले गए
और कुछ को तो केवल इसलिए उछाला गया क्योंकि मीडिया को मसाला और ब्रेकिंग न्यूज नहीं मिल रहा था। उन सब बातों को हम यहाँ पर मेंशन नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनमें और हम में फ़र्क है। तो यही थी आरुषि और हेमराज की डबल मर्डर की कहानी, जिसके अपराधी कौन है यह अभी तक पता नहीं चला है। आरोपी तो कई निकले पर फैसला अभी तक नहीं आया। आपके नज़र में कौन हो सकता है आरोपी, यह कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार।